दोस्तों, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि जिन लोगों ने क्लास देखी होगी आप सभी को पता है। इससे पहले हम लोग जो है दोस्तों सीडीपी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 7 जुलाई 2024 को, जो इससे पहले आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था 7 जुलाई को, उसमें जो आपके सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। 15 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। तो इस क्लास में हम लोग वही 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सब क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके जो दिसंबर में एग्जाम होने जा रहा है सीटेट का, उसमें आप सभी को इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेडागोजी के। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से बार बार पूछे जाते हैं उसके बारे में भी मैं आप सभी को डिटेल बताते हुए चलूंगी। अगर आपने इससे पहले का क्लास नहीं लिया होगा तो आप लोग जरूर देखिएगा। इससे जो है आपके क्वेश्चन के साथ साथ आपके उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जो पॉइंट्स हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका सब कुछ तैयार होता हुआ चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग आज का ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दावा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है यांत्रिक उद्देश्य का विनिमय, सेकेंड पे दिया गया है सामाजिक सरोकार और विवेक, थर्ड पॉइंट पे दिया गया है नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता, फोर्थ पर दिया गया है दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता स्वीकृति कानून। यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया भी आपको कि लॉरेंस कोहलबर्ग से आपका क्वेश्चन, वाइगोस्की से, जीन पियाजे से, इन सभी से जो है कंफर्म है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हार्वर्ड गार्डनर से ये 4 जो ऐसे टॉपिक, अगर आप इन 4 को सिर्फ पढ़ लेंगे ना तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जिन वाइगोस्की से रिलेटेड ही आपने 2 क्वेश्चन देखा होगा कि आपको 2 मिल चुका है। अगर आप सिर्फ वाइगोस्की को ही सिर्फ पढ़ ले रहे हैं तो 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंफर्म है। जिन पियाजे को अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपने ऊपर देखा होगा जो 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है, उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिला है। अभी इसमें भी आपको जिन पियाजे से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलने वाला है। यहाँ की 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिन पियाजे वाइगोस्की से। तो ये 10 से 12 क्वेश्चन जो है सिर्फ आपका इन्हीं टॉपिकों से मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे तो अलग अलग, यानी जिन पियाजे का, वाइगोस्की का अलग अलग उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है मैं अलग से आप सभी को दे दूंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें कोहलबर्ग ने जो नैतिक अवस्था, इनकी 3 नैतिक अवस्था थी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी, ताकि इससे रिलेटेड जो है आगे पूछे तो आप लोग कर ले जाएं। इनकी जो 3 नैतिक अवस्था है, इसमें फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पूर्व परंपरागत या फिर जो है पूर्व नैतिक अवस्था है, इसको बोलते हैं क्या? पूर्व परंपरागत या फिर जो है पूर्व नैतिक अवस्था इसको बोलते हैं। ये जो है 3 से 10 वर्ष तक है। ठीक है। अब सेकंड अगर हम देखें 3 नैतिक अवस्था है, सेकंड पे है परंपरागत अवस्था या फिर रूढ़िवादी नैतिक अवस्था इसको बोलते हैं। ये जो 10 से 13 वर्ष तक है। और थर्ड पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये है आपका उत्तर परंपरागत अवस्था। इसे जो है उत्तर नैतिक अवस्था भी कहते हैं, जो कि 13 से 16 वर्ष तक। ये आपकी 3 अवस्थाएं हैं। इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर फर्स्ट की बात करें हम लोग पूर्व परंपरागत अवस्था यानी पूर्व नैतिक अवस्था, तो ये 3 से 10 वर्ष होता है। इसमें अहं केंद्रिता, यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता, ये सभी इसमें आते हैं। दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था, ये सभी जो है आपके पूर्व परंपरागत में आते हैं। आप चाहें तो इसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें परंपरागत अवस्था में तो दोस्तों इसे रूढ़िवादी नैतिक अवस्था भी कहते हैं, जो कि 10 से 13 वर्ष तक होता है। इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था और कानून एवं व्यवस्था अवस्था जो है इसी में आता है। आप ये देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपका था कानून से रिलेटेड था, तो ये आपका परंपरागत यानी जो सेकंड पॉइंट पे है नैतिक अवस्था, रूढ़िवादी नैतिक अवस्था, इसमें आएगा। थर्ड पे जो दिया गया है उत्तर परंपरागत अवस्था, इसमें सामाजिक अनुबंध, सार्वभौमिक नैतिकता, ये सभी जो है इसमें उत्तर परंपरागत अवस्था में आएंगे। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए कवि अवि कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अवि अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? फर्स्ट पे दिया गया है योग्यता का अभाव, सेकंड पे है किस्मत, थर्ड है कार्य कठिनाई, फोर्थ है कोशिश की कमी। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि मुझे अंकों की समझ नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ पे बोला गया है, तो ये योग्यता का अभाव है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ये आपका है कथन अभिकारक अभिकथन कारण का। इस तरह के क्वेश्चन अब जो है बहुत पूछे जा रहे हैं सीटेट में, तो ये आपको आना चाहिए। अभिकथन ए में दिया गया है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। और आर दिया गया है, कारण आर में दिया गया है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है, इसमें से सही विकल्प चुनना है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे ए और आर दोनों गलत हैं, ये आपका नहीं होगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है, ये जो है दोनों सही है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या ये नहीं होगा, यानी सेकंड ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका 7 जुलाई 2024 को जो आपका एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ है अभी जस्ट इससे पहले, यानी जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उससे पहले ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। इस तरह के ही क्वेश्चन, यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, और इसके जो सारे आंसर है दोस्तों, जो मैं आंसर बता रही हूँ वो इनकी जो ऑफिशियल आंसर की जा रही हुई है उसी से मैं बता रही हूँ। यहाँ पे पेडागोजी को अगर ले लें तो बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो अपने हिसाब से उन क्वेश्चन के आंसर देते हैं, क्योंकि पेडागोजी में एक अपना आइडिया होता है कि हाँ इसका जो है ये आंसर सही हो सकता है। हर एक टीचर की अपनी अपनी सोच होती है, मगर हमें जो है वही लेकर के चलना है जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, सीटेट की तरफ से जो ऑफिशियल आंसर की दी गई है, हमें उसे ही लेकर के चलना है। क्योंकि इन फ्यूचर आगे मान लीजिए आप दिसंबर का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे कुछ इस तरह की चीजें निकल के आ रही कि नहीं, इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए था, इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए था, तो वो आपके पास प्रूफ रहेगा कि इससे पहले सीबीएसई बोर्ड ने सीटेट की तरफ से ये क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया था, हम उस पर जो है चैलेंज भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, तो आपको फाइनल आंसर की को ही लेकर के चलना है, जैसा कि मैं उसी के थ्रू जो है आप सभी को आंसर बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर आपको करना है। निम्नलिखित में से अगर आपको इसका आंसर आ रहा है जिस भी क्वेश्चन का, दोस्तों आप लोग आंसर भी करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा और आपको जो पेपर मिलेगा उसमें ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जहां भी निगेटिव वर्ड दिखे आपको वहां पे अंडरलाइन कर लेना है, ताकि वो हाईलाइटेड रहे, आपको समझ आए कि क्वेश्चन में पूछा गया है। क्योंकि ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये नहीं वर्ड को ध्यान नहीं देते हैं और विशेषता है करके चले आते हैं जल्दी के चक्कर में, क्योंकि एग्जाम हॉल में एग्जाम का प्रेशर भी बहुत होता है। तो आपको इस तरह से करना है कि वो चीजें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके माइंड में रहे कि हाँ पूछा क्या गया है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो इस तरह से आपको लग रहा है, नहीं आपको करना है ये, क्योंकि आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर नहीं वर्ड दिख रहा है तो आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, ताकि आपको आंसर देने में आसानी हो। अब ऑप्शन में दिया गया है, यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। सेकंड पे दिया गया है कि यह जो है खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, और यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो इसमें से पूछा गया है कि एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है, ये बताना है आपको। जो विशेषता नहीं है उसकी वही बताना है। तो यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है, ये तो है। यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, ये भी है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, ये तो नहीं है। इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ये भी है। तो आपसे जो नहीं है पूछा गया है वही आपको आंसर करना है। तो ये जो नहीं है यही आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अभिकथन और कारण से रिलेटेड है, यहाँ पे देख सकते हैं। अभिकथन ए में दिया गया है, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए, और सही है ये आपका। कारण आर में दिया गया है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। बट जो है ये इसकी जो है सही व्याख्या नहीं करता है। कौन? आर। ए की जो है सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें देख लेते हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, नहीं है तो दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की आर सही व्याख्या करता है, ये भी गलत है आपका। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका वही है। आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन कई पूछे गए हैं, सिर्फ सीडीपी में पूछे गए हैं, बाकी आगे देखा जाएगा। अभिकथन ए में देख पा रहे होंगे, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अच्छा शिक्षक को सांस्कृतिक
रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, अभिकथन ए में दिया गया है। वही जो है कारण आर में दिया गया है, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। इसमें से सही विकल्प चुने, ये बताना है आपको। तो आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। इसमें से दोस्तों विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षक को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। कारण आर है कक्षा में समता केवल मान, जहां केवल वर्ड आए ये नेगेटिव वर्ड होता है, आपको कहीं भी दिखे तो इसको आंसर नहीं करना है। अगर नहीं में पूछेगा तभी करना है, वरना अगर विशेषता या कुछ क्वालिटी इस तरह से पूछ रहा है तो आपको ये नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो कारण आर आपका जो है गलत है, यानी ए सही है आर गलत है। तो किसमें देख पा, ए और आर दोनों गलत है, नहीं। ए और आर दोनों सही है, नहीं। ए और आर दोनों सही है, नहीं। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो फोर्थ जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। सेकंड में दिया गया है सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। थर्ड पे दिया गया अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। फोर्थ पे दिया गया है बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ पूछा गया। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग से ही बताया है कि हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलवर, इन चार से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिर्फ इन चार टॉपिकों से ही आपके 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका है अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है तो इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है, ये बताना है। फर्स्ट पे दिया गया है विस्तृत दोहराव, सेकेंड है रटने व दोहराव, थर्ड पे दिया गया है स्मृति सहायक विधियां और फोर्थ पर आपका दिया गया है संकल्पना चित्रण। कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है, तो रटने और दोहराव। जहां भी रटना इस तरह की बातें इस पर फोर्स किया जाए दोस्तों तो वो आपका नहीं होगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नहीं पूछा गया है तो आपको नहीं आंसर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। कौन सा क्रम पूछा गया है, अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। क्रम आपको इसमें से बताना है। तो पहला दिया गया है संकेत आधारित, छवि आधारित, क्रिया आधारित। ये नहीं होगा। क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित, इसको अभी देख लेते हैं। छवि आधारित और संकेत आधारित, क्रिया आधारित, ये भी नहीं होगा। क्रिया पहले होता है तो यहाँ पे क्रिया आप देख पा रहे होंगे सेकेंड ऑप्शन में ही पहले दिया गया है क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं अभिकथन कारण से क्वेश्चन पूछा गया है। अभिकथन ए में दिया गया है शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है ये। आर में दिया गया है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। ये भी आपका करेक्ट है। और ये जो है ए की आर सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। ए और आर दोनों गलत हैं, बिल्कुल। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर जो है सही व्याख्या करता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही लेकिन आर लिया, आपका सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करती है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों जीन पियाजे से यहाँ पे आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो मैंने क्लास लिया था 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक का, उसमें आपने देखा होगा कि जीन पियाजे से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो यहाँ से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। वाइगोस्की से बात करें तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन मिला है। हार्वर्ड गार्डनर से दोस्तों आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। वहीं जो है अगर हम कोहलवर की बात करें तो 1 क्वेश्चन। अभी आगे देखिए ये 2, 2, 4, 2, 6 क्वेश्चन आपको सिर्फ इन्हीं से 3-4 टॉपिक से मिल गया है और ये 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है ना, 3-3, 4-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे जिम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? फर्स्ट पे दिया गया है समायोजन, सेकंड पे अहम केंद्रिता, थर्ड पे वस्तु अस्थायित्व, फोर्थ पे है संरक्षण। तो ये किसको प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ये जो है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है तो उसे भी कुत्ता ही समझती है। तो ये किसमें आएगा? समायोजन में आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। समायोजन की बात करें दोस्तों तो ये समायोजन होता क्या है? इसमें जो है बच्चा नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी गलत होने पर उसको सही करना, ये जो है समायोजन में आता है। जैसे बच्चा है कौवा देख रहा है तो कौवा और कोयल आपको एक तरह से कलर के बेस पर वो देख रहा है कि कौवा को देखता है फिर कोयल को देखता है तो उसको लगता है ये भी कौवा ही है, लेकिन कौवा जो है वो काव काव करता है, कोयल कू कू करता है। इस तरह से कलर के आधार पर आवाज के आधार पर जो है उसमें जो डिफरेंस होता है ये समायोजन में आएगा। वहीं वस्तु अस्थायित्व की बात करें दोस्तों, ये क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो ये जो है वस्तु का अस्तित्व रहता है भले ही वह दिखाई दे या न दे, इसमें ये सभी जो है वस्तु अस्थायित्व में आते हैं। अहम केंद्रिता की बात करें तो बच्चा केवल खुद के बारे में सोचता है। इसमें अगर अहम केंद्रिता की बात आए तो बच्चा वहां पे जो है खुद के बारे में सोच रहा है, खुद के बारे में कुछ कर रहा है तो वहां पे उसका आंसर अहम केंद्रिता हो जाएगा। संरक्षण की बात करें दोस्तों तो बच्चे शुरुआती आकृति में किसी प्रकार का जो है परिवर्तन होने पर शुरुआती आकृति भूल जाता है। जैसे मान लीजिए ये बूंद है इस तरह से, फिर उसको वो कमल बना लेता है, कमल बना दिया, फिर वो जो है इस बूंद को भूल जाना, यही जो है आपका संरक्षण का अभाव कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका संरक्षण में आ जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है समायोजन है। तो ये चारों चीजें आपको पता हो गई। यहाँ अहम केंद्रिता से भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, बच्चा केवल खुद के बारे में इसमें सोचता है तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कट चुका है, फिलहाल समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या फिर बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, ये जो है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में दिया गया है संवेदनशील अवधि, सेकेंड पर दिया गया है निगमनात्मक विधि अवधि और थर्ड पर दिया गया है सहज काल, फोर्थ पर दिया गया है मूल काल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये होगा दोस्तों संवेदनशील अवधि। ऑप्शन जो फर्स्ट वाला ही दिया है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे कि दोहराव व बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? दोहराव व बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है ये आपको बताना है। मस्तिष्क पक्षाघात की, या फिर जो है स्वलीन क्रम विकार की, या फिर जो है यहाँ पे अधिगमात्मक विकलांगता की, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग इसका बताइए। आप लोग भी अपने आंसर करिए इसके। दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है ये आपको बताना है। तो ये जो है दोस्तों आपका स्वलीन क्रम विकार की है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? ऑप्शन फर्स्ट पे दिया गया है मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, सेकंड पे है सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, थर्ड पे दिया गया है वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, फोर्थ पे दिया गया है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो ये करेगा दोस्तों वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए सही बताना है, तो सही है तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, सेकंड पे दिया गया अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है, थर्ड पे दिया गया अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है, फोर्थ पे दिया गया अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। आप लोग भी अपने आंसर करिएगा दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि केवल जहां भी नेगेटिव वर्ड आए तो ये आपका आंसर ही नहीं होगा। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल, यहाँ भी देख पा रहे होंगे, अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया जो अलगाव में होता है, ये भी नहीं होगा। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका यही अभी नहीं दे देता
फिर इसमें से 3 करेक्ट कर देता, 1 नहीं कर देता, तो वो आपको इस तरह से चीज़ें ध्यान देनी है कि सही पूछा है कि नहीं पूछा है। तो ये था दोस्तों सीडीपी के आपका 30 क्वेश्चन जो आपका 7 जुलाई 2024 को पूछा गया था, जिसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है ईवीएस का जो मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के 30 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हिंदी के क्वेश्चन, सभी का जो है सब्जेक्ट वाइज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा ये क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, नए हो चैनल पर तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।